बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। ये आपने गौर से सुनना है वीलॉग। देखिए, अगर सुहेल अफरीदी ने किसी वक्त भी इस हुकूमत को अपनी कमजोरी बनाया या किसी वक्त भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का जरा सा भी शुबा हुआ कि इस आदमी को अपनी हुकूमत गिरने का खतरा है या इसको अपनी हुकूमत से प्यार हो गया है, तो फिर वहां कहानी खत्म हो जाएगी सुहेल अफरीदी की। उसे इस बात की परवाह ही नहीं है और उसने अब वो सच बोलना शुरू किया जिस सच को हमेशा बड़े बड़े लोग छुपाते रहे हैं। देखिए, मैं इस पे एतराज कर दिया, एकदम रोला डाल दिया जी मस्जिद के अंदर कुत्ते बांधे फौज ने, और हमने जब उन्हें कहा, उन्होंने कहा आप भी कुत्तों की तरह ही हो, यानी आप में कोई फर्क नहीं है कुत्तों में और आप में। और ये सुहेल अफरीदी ने एक बात बताई, लेकिन यहां सुहेल अफरीदी ने एक बात नहीं बताई, और बातें भी बताई थी। सुहेल अफरीदी ने यह भी बताया था कि एक एक घर की 10-10 लाशें हमने उठाई हैं। इस पे तो किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने नहीं कहा कि सुहेल अफरीदी झूठ बोल रहा है। बेगुनाहों की अमवात का भी उसने जिक्र किया, उसके ऊपर किसी ने बात ही नहीं की। सारे के सारे आगे मस्जिद वाली बात पे। हालांकि एक इंसानी जान की हुर्मत काबे की हुर्मत से ज्यादा है। यह सिस्टम बहाना ढूंढ रहा है कि कहां पे हम सुहेल अफरीदी को दीवार के साथ लगाएं या एक कदम पीछे हटाएं। तो अब ये सुहेल अफरीदी को दीवार से लगाना चाहते हैं, एक कदम पीछे हटाना चाहते हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ये कोई इतना बड़ा स्टेटमेंट सुहेल अफरीदी ने नहीं दिया। एक इंसान की जान की कीमत इससे ज्यादा है जो ये मस्जिद के अंदर कुत्ते या जानवर बांधने वाली बात है। फजलुर रहमान साहब ने इसके बाद एक स्टेटमेंट जारी किया है। फजलुर रहमान साहब के स्टेटमेंट को संजीदा तो नहीं लेना चाहिए। पिछली मरतबा उन्होंने ही मदद करके 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल करवाई थी। अगर फजलुर रहमान साहब धोखा ना देते तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उल्टा भी लटक जाती। आसिम मुनीर साहब अपना पूरा जोर भी लगा लेते तो कभी भी 26वीं आईनी तरमीम नहीं हो सकती थी, अगर फजलुर रहमान साहब सहूलतकारी ना करते, मदद ना करते तो। लेकिन फजलुर रहमान साहब ने सहूलतकारी और मदद की, जिसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल करवा ली। अब फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि 35 शिक्कें ऐसी थी 26वीं आईनी तरमीम में जो हमारे सामने आई और हमने उन पर एतराज किया था। अगर उनमें से कोई एक चीज भी 27वीं आईनी तरमीम में पास की जाती है तो हम इसे आइन और पार्लियामेंट की तौहीन समझते हैं। तो यह बात वाज़ेह है कि अगर 26वीं तरमीम की कोई चीज आई तो यह काबिल कबूल नहीं होगी। फजलुर रहमान साहब, इससे फर्क क्या पड़ता है? आपने माले गनीमत की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें भी ले ली और हुकूमत को भी दिलवा दी। अब उनके पास कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत पूरी है। एमएल वली खान को मिलाकर उनको सिर्फ 2 वोट चाहिए बाकी, और आपके 2 से 3 सेनेटर मैं जानता हूं आपके कंट्रोल में नहीं है, तो बड़े आराम से हुकूमत ये आईनी तरमीम कर लेगी। सिर्फ हुकूमत ये चाहती है कि आप उनके साथ बैठकर कर ले, लेकिन फेस सेविंग के लिए अगर आप अलग रहना चाहें तो आप अलग भी रह सकते हैं। ये तो हो जाएगी, आईनी तरमीम तो हो जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस आईनी तरमीम के बाद मिशन मुकम्मल हो जाएगा? ये मिशन कभी भी मुकम्मल नहीं होगा। ये मैं आपको लिख के देता हूं। आप उल्टे लटक जाए, सीधे लटक जाए, छलांगे मारें, तख्ते तवे पे बैठ जाए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, ये मिशन मुकम्मल नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान वो आखिरी मौका है जिसके जरिए से आप पाकिस्तानियों को राजी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ डील कर लें जाके, मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान आपके पास आखिरी मौका है जो आपको इज्जत के साथ आपकी बैरकों में वापस भेज सकता है, क्योंकि इसके बाद लोग किसी और की ये वाली बात नहीं सुनेंगे कि मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी। ये इमरान खान की हद तक लोग सुन रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं देखता हूं ना, लोगों से मिलता हूं, लोगों का रिएक्शन देखता हूं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो नगमे गाया करते थे हर वक्त, जो बड़े जज्बाती होते थे, वो अपने मुंह से कहते हैं जनाब हमको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते थे, और आज वो लोग खुद चढ़ चढ़ के बोलते हैं। उन्हें समझाना पड़ता है कि यार इजी हो जाओ, क्या हो गया? वो कहते हैं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। तो इमरान खान वो आखिरी उम्मीद है एस्टेब्लिशमेंट के पास जो एस्टेब्लिशमेंट को इज्जत के साथ बैरकों में वापस भेज सकती है। अदरवाइज फिर उसके बाद ये नहीं होना। और आपने जो जो हरबे आज तक इस्तेमाल किए हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए ना, इतने ही और कर लें। 27 तरमीमें आ गई है ना, 27 और ले आए अगले 2 साल के अंदर। आप 54 तरमीमें भी कर लेंगे ना, मसला आपका हल नहीं होना। मसला आपका तभी हल होगा जब पाकिस्तान की अवाम मुतमईन हो जाएगी, और वो अब मुतमईन नहीं होने वाली जब तक कि वो आपको एक मरतबा पूरी शिकस्त नहीं देती। एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की आवाम से हारना पड़ेगा, वरना ये लड़ाई चलती रहेगी जितनी मर्जी लंबा आप इसको घसीट लें, अल्टीमेटली एक दिन लोग आपको हरा देंगे। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे सोशल मीडिया में सख्त रद्देमल आ रहा है। ये बड़ा सख्त रद्देमल है, यानी इससे पहले हमने पाकिस्तानियों को कभी ऐसे नहीं देखा था किसी भी एक्सटेंशन में। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन भी पाकिस्तानी नहीं चाहते थे, लेकिन आसिम मुनीर की एक्सटेंशन तो पाकिस्तानी बिल्कुल ही नहीं चाहते। पहले दिन से ही यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे कि एक्सटेंशन नामंजूर। फिर इमरान खान साहब ने ज़हनी मरीज करार दे दिया। अब ज़हनी मरीज कहने के बाद इमरान खान साहब ने एक नेक्स्ट लेवल पे इस लड़ाई को पहुंचा दिया है।
और उसके बाद जो बातें आकर बताई सुहेल अफरीदी ने, और अभी सुहेल अफरीदी ने जो बातें बताई है ना, ये कुछ भी नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये मस्जिद में कुत्ते बांधने वाली बात कुछ भी नहीं है। जो ऑपरेशन ज़दा इलाकों में वहां के लोगों के साथ हुआ है और जो वाकयात हैं वो अगर वहां के लोग सुना दें ना, तो पाकिस्तानियों के पंजाब में बैठे हुए और सिंध में बैठे हुए कानों से धुएं निकल आएंगे। हत्ता के पेशावर के लोग नहीं जानते कि ऑपरेशन ज़दा इलाकों में क्या कुछ हुआ और किस तरीके से हुआ। ये बातें अब सुहेल अफरीदी ने बताना सिर्फ शुरू की है और ये नुक्ता आगाज है। मेरे ख्याल में जितनी जल्दी हो इस मामले को समेट लें और अवाम का मैंडेट तस्लीम करें, उससे माफी मांगे कि हमने तेरे साथ ज्यादती की, भाई आप अपना काम करें, हमें हमारा काम करने दें। तो अब रद्देमल पब्लिक का बहुत सख्त आ रहा है और ये आने वाले दिनों में बढ़ता चला जाएगा। शहजाद अकबर साहब ने एक खबर दी है और शहजाद अकबर साहब की जो खबर है वो ये कहती है कि नई तरमीम के तहत फील्ड मार्शल तमाम अफवाज बरी नेवी एयरफोर्स के सरबराह होंगे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और बताऊं कि अख्तर और साफ साहब ने जो तजवीज़ दी थी उसमें यह कहा था कि तमाम फोर्सेस के, अब ये फोर्सेस क्या सिविलियन फोर्सेस के भी सरबराह होंगे, ये सवाल तब से अब तक मेरे ज़हन में है, लेकिन फिलहाल ये कि तमाम अफवाज के सरबराह होंगे। इनका ये ओहदा आईनी होगा, यानी वो पहले की तरह सरकारी मुलाजिम नहीं होंगे, सरकारी मुलाजिम नहीं होगा आर्मी चीफ, आईनी ओहदा बन जाएगा, जैसे सदर का होता है, वजीर आजम का होता है। वजीर आजम और चीफ जस्टिस इनके कंट्रोल में होगा। ये ओहदा 5 साल का होगा। यूं आसिम मुनीर ओहदे की मियाद 2025 से शुरू होगी और इस ओहदे में एक्सटेंशन की ऑप्शन भी मौजूद होगी, यानी वो चाहे तो 2030 में एक्सटेंशन लेके 2035 तक रह सकता है इस ओहदे के ऊपर। तो जनाब ये इस तरह से शहजाद अकबर साहब ने इसकी एक मंजरकुशी की है और इसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम जो है वो हमेशा पिसती रही है, पाकिस्तानी अवाम जो है उसकी हालत खराब होती रही है। कबायली अवाम को जंग के अलावा हमने दिया ही कुछ नहीं, यानी जब भी कबायली अवाम के बारे में बात होती है हम उन्हें सिर्फ जंग देते हैं और कुछ नहीं देते। अब उनको जंग ही देनी है सिर्फ कि उनकी मादनियात उठानी है, तो वहां पे जंग जारी रहे, जैसे सूडान में है। सूडान में तो मामला साफ है ना, वहां पे जंग इसलिए है कि वहां से सोना निकालना है, लेकिन दुनिया में जहां पे भी मादनियात होती है वहां लड़ाई हो जाती है। तरक्की याफ्ता ममालिक के अलावा पूरा अफ्रीका आप उठाकर देख ले, कांगो से सोना निकालता था फ्रांस, और भी कई मुल्कों के लोग आते थे वहां से सोना निकालते थे और ये बड़ा लंबा अरसा कई दहाइयों तक वहां से सोना निकालते रहे, ड्रिजेस लगा के बहुत बहुत बड़ी मिकदार में सोना वहां से लेकर गए। पूरा यूरोप अमीर हो गया, इतना सोना लेकर गए वहां से कांगो से। तो कांगो में हमेशा एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से लड़ता ही रहा। गुज़िश्ता 9 महीनों में दुबई में 54,000 नई कंपनियां आई हैं, 54,000, और इनमें दूसरे नंबर पे जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की बेशुमार फर्म्स वो दुबई में जाके अपने आप को रजिस्टर कर रही हैं और पाकिस्तान से पैसा निकल कर दुबई में जा रहा है। और ये पाकिस्तान इसीलिए ये साफ आपको नजर आ जाता है ना क्यों ये आदादोशुमार आ रहे हैं कि 51 साल की पाकिस्तान की कम तरीन सरमायाकारी हुई है। उसका रीजन एक ही है ना, और वो यही है कि पाकिस्तान से लोग पैसा लेकर निकल रहे हैं, तो दुबई में बेशुमार लोग पैसा लेकर जा रहे हैं, सऊदी अरब में लेकर जा रहे हैं, अब यूरोपीय ममालिक में लेकर जा रहे हैं। लोग अपना पैसा निकालकर मुख्तलिफ मुल्कों में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर काम करना मुमकिन नहीं रहा। नाज़रीन, साहबजादा हामिद रजा साहब गिरफ्तारी देने आ रहे थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और दहशतगर्दी की अदालत में उन्हें पेश किया गया, फैसलाबाद जेल उन्हें मुंतकिल कर दिया गया। साहबजादा हामिद रजा साहब ने भी इमरान खान साहब से वफादारी निभाई है, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उनकी अपनी जमात है, लेकिन उनकी बहनों पे, रिश्तेदारों पे, सब पे मुकदमात हुए, सबकी जिंदगी तंग कर दी गई, उनकी फैमिली को बहुत परेशान किया गया। लंबे अरसे से वो इमरान खान साहब से वफादारी निभा रहे हैं, ताल्लुक निभा रहे हैं। हालांकि साहबजादा हामिद रजा वो शख्सियत है जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी भी बुरे ताल्लुकात नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने ताल्लुकात बहुत बिगाड़े एस्टेब्लिशमेंट से, इस नजरिए के ऊपर कि इमरान खान जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और तब से लेकर अब तक वो भुगत ही रहे हैं। और अब उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है पंजाब पुलिस की जानिब से। 10 साल की सजा उन्हें पहले ही सुनाई जा चुकी है 9 मई के केसेस में। तो साहबजादा हामिद रजा साहब के लिए एक और इम्तिहान शुरू हो गया है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जल्द अहम ममालिक अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने वाले हैं। अब ये कौन से अहम ममालिक हैं, क्या इनमें पाकिस्तान शामिल है, ये बड़े सवाल आते हैं, आने वाले दिनों में हमें जवाब मिल जाएंगे। और भी खबरें आपको मैं नेक्स्ट वीलॉग में देता हूं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज। केस है जिसमें इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दिया गया था, क्योंकि अडियाला जेल में जो भी अदालत लगती है, जो भी जज आता है, उसको मजबूर किया जाता है कि वो इमरान खान के खिलाफ फैसला दे। तो वो पहले भी फैसले खिलाफ आते रहे, अब भी आइंदा खिलाफ ही आएंगे ऐसा लगता है। बहरहाल, इमरान खान साहब के खिलाफ जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस आया था वो उसमें जमानत करवाना चाह रहे थे, क्योंकि उसी एक केस में इमरान खान साहब गुज़िश्ता कई महीनों से गिरफ्तार हैं। अगर वो जमानत हो जाती तो 8 महीने तक उसको लटकाया गया मामले को, और 8 महीने तक लटकाने के बाद पीटीआई ने बहुत कोशिश की, उनके वकला ने बहुत कोशिश की, तो अब आज के दिन में वो केस लगा हुआ है। आज के दिन तक इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है जेल के अंदर, वो सिर्फ एक मुकदमे में है, और वो यही मुकदमा है। अगर आज इमरान खान साहब को बेल मिल जाए तो वो एक आज़ाद आदमी है, वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन जो पैटर्न है वो ये बता रहा है कि जैसे ही इमरान खान साहब का एक केस खत्म होने लगता है तो पहले दूसरे में सजा दिलवाई जाती है, फिर पहले वाला केस खत्म किया जाता है।
तो अब सजा किसमें दिलवानी है? वो एक मुकदमा बहुत तेजी से चलाया जा रहा है अदालत में, और जो मुकदमा अदालत में तेजी से चलाया जा रहा है वो तोशाखाना 2 है। तोशाखाना के साथ 2 क्यों लगता है, जरा कभी आपने ये सोचा है? मामला ये है कि ये इमरान खान साहब पे तोशाखाना के हवाले से पहले 2 मुकदमा पहले चलाए जा चुके हैं। अब ये एक और मुकदमा है जो इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना के हवाले से चलाया जा रहा है। यानी एक ही नौयत का मुकदमा है, उसको अलग अलग करके अलग अलग अदालतों में लगा के अलग अलग सजाएं दिलवाई जा रही हैं ताकि मैक्सिमम टाइम इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखा जा सके। इमरान खान साहब ने इसमें भी एक अपील दायर की हुई है कि जनाब ये रोका जाए ट्रायल, और ये ट्रायल नहीं हो सकता। बरीयत की इमरान खान साहब ने दरखास्त दी हुई है, लेकिन वो भी केस नहीं लग रहा। अच्छा, वो केस ना लगने के पीछे भी एक लंबी कहानी है जो काफी अरसे से चल रही है। जरा थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देता हूं। साकिब बशीर साहब ने उसको बड़ा अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया है। बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, जिन लोगों से मैं कोर्ट के मामला सीखता हूं उनमें एक साकिब बशीर साहब भी हैं, बड़े मेहरबान है। मैं कभी कभी फ़ोन कर लेता हूं, उनकी मेहरबानी, वो चीज़ें बता देते हैं। वो ये कहते हैं, और उनके लिए भी हैरान कुन है, वो कहते हैं ये भी एक क्लासिकल केस है जिसमें तोशाखाना 2 केस ट्रायल के शुरू में ही एक बरीयत की दरखास्त इमरान खान साहब की जानिब से इस साल 15 जनवरी के लगभग दायर हो गई थी। आज 24 सितंबर तक 0 पर यह केस खड़ा है। यानी 24 सितंबर हो गया, 15 जनवरी से लेकर लगभग 9 माह हो गए हैं और इमरान खान साहब का केस नहीं लग रहा। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास सुन रहे हैं ये केस, और किस्सा कुछ ऐसे हुआ कि ये केस लगा था सबसे पहले मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो एतराज है वो खत्म किए जाएं। तो 20 जनवरी को ये जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास एडिशनल जज बन गए। फिर एतराज जब खत्म हुए तो ये केस जाना तो वापस चाहिए था उसी जज के पास जिसके पास पहले लगा हुआ था, क्योंकि उन्होंने तो कहा था एतराज खत्म करवा ले और वापस यहीं पे ले आए एतराज खत्म करके। लेकिन हुआ यह कि जब केस के एतराज खत्म हुए तो ये केस बजाय इसके कि लगता जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के पास, ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, जो नए जज आए थे, कच्चे जज यानी एडिशनल जज, उनके सामने 23 जनवरी को ये केस लगा दिया, और तब से लेकर अब तक ये केस सुना ही नहीं जा रहा। अब ये मामला, मैं और भी इसमें बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन इसको यहां रोक लें। तो ये केस इसलिए नहीं सुना जा रहा कि वहां पे भी इमरान खान साहब तोशाखाना 2 में फारिग होते हैं, और यहां इमरान खान साहब जो हैं वो अलकादर में भी फारिग होते हैं। तो अगर ये 2 केस उड़ जाते हैं तो इमरान खान साहब को फिर अंदर रखना सिर्फ 9 मई का कोई मुकदमा बना के मुमकिन होगा, और 9 मई के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही कह चुकी है कि इमरान खान तो गिरफ्तार थे, अंदर थे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर कहा कि ये जो कुछ भी हुआ बाहर, ये अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने उसके ऊपर अफसोस का इजहार किया इमरान खान साहब ने, और ये उस रिएक्शन के नतीजे में हुआ जो इलीगल एक्शन किया गया था रेंजर्स की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये है टोटल कहानी। अब आज अदालत में क्या होने जा रहा है जाकर देख लेते हैं। 11:30 बजे अदालत में पहुंचेंगे सब लोग, कोर्ट रूम नंबर 1 में, जहां चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर लोग ये सुनेंगे। इमरान खान साहब ने इसी चीफ जस्टिस के बारे में कहा कि इन्हें 3rd अंपायर बनाना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने मैच जीतना है तो आसिम मुनीर को और मोहसिन नकवी को ओपनर भेजो, कादी फायद ईसा को और सिकंदर सुल्तान राजा को अंपायर बनाओ, और 3rd अंपायर लगाओ जस्टिस जोगर को, जो केस ही नहीं लगने देते। भारत देखते हैं इमरान खान साहब की अपील में आज अदालत में क्या होता है। बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली वहां पहुंचे, इसका बंदोबस्त किया जा रहा है। देखते हैं कौन पहुंचता है कौन नहीं पहुंचता। दूसरी नाजरीन बड़ी खबर आज की एक और है, तो ये खबर जरा आप देखिए। ये एक होने जा रही है गोल मेज कॉन्फ्रेंस वकला की। ये 2 साल पहले भी हुई थी। गालिबन ये उस वक्त हुई थी जब मैं या तो ISI की कैद में था या मैं नया नया बाहर आया था, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है इसके बारे में। मैं खबरें नहीं भूलता, मुझे 15 साल पुरानी खबर भी याद होती है। लेकिन ये खबर अगर मेरी नज़र से नहीं गुजरी तो इसका मतलब ये है कि या तो मैं उस वक्त ISI की कैद में था, या ये उस वक्त हुई या उसके बाद उस वक्त हुई जब मैं खबरें नहीं देख रहा था, मुझे आइडिया नहीं था, मैं बीमार था। तो नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइन और कानून की पामाली, अदलिया के वकार की धज्जियां बखेरने की साजिश और आज़ाद अदलिया का गला घोंटने की जो कोशिशें हो रही हैं, उनके खिलाफ वकला की एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब इस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन है, जरा ये नाम आप देख लीजिए। सरदार लतीफ़ खोसा, एतजाज़ एहसन, हामिद खान, पूरी तहरीक इन्होंने चलाई थी। ये साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर एतजाज़ एहसन भी हैं। इसके बाद अली अहमद कुर्द,
ये भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं। मुनीर मलिक, ये भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं। फिर बैरिस्टर अली जफर, ये भी इसी ओहदे पर रह चुके हैं माजी में। और काजी अनवर, ये भी साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रह चुके हैं। ये बड़े सीनियर वकला हैं। इनमें से 6 ऐसे हैं जो साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और लतीफ खोसा साहब साबिक गवर्नर भी हैं और आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, वो बहुत सारे ओहदों पे काम कर चुके हैं। तो ये तो है चंद सीनियर वकला। बाकी जो वकला हैं वो आपको वहां नजर आ जाएंगे। तो ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इस्लामाबाद में आज के दिन में, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये जारी रहेगी। 6 घंटे ये वकला बैठेंगे और वहां से कोई लायामल लेकर निकलेंगे। शाम को जो इनकी प्रेस ब्रीफिंग है उस पर मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या फैसले किए और मामला किस तरफ जाएगा। बहरहाल ये इस्लामाबाद में होने जा रही है। अब इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या निकलता है। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट भी है, वो स्टेटमेंट चले बाद में आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले आप ये देखें कि पाकिस्तानी जो है ना वो अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने बिछे हुए हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान शहबाज शरीफ साहब के बारे में, यानी वो किसी के साथ हाथ मिलाते हैं ना तो फौरन दोनों हाथों से हाथ पकड़ लेते हैं और मुस्कुराते हैं। एक उजलत का शिकार है, एक ऐसा लगता है कि हड़बौंग मची हुई है, और एक बहुत ऐसा लगता है शहबाज शरीफ साहब उसको खाना चाह रहे हैं या अपने अंदर समोना चाह रहे हैं उस आदमी को। हर आदमी के फैन बन जाते हैं जाके। एथोपिया का कोई सरबराह मुमलिकत मिल जाए तो उसके साथ, रवांडा से मिल जाए उसके साथ, नाइजीरिया से मिल जाए उसके साथ, किसी छोटे मोटे सेंट्रल एशिया का मुल्क का मिल जाए उसके साथ, नेपाली, श्रीलंकन, कोई भी। ये शहबाज शरीफ साहब एक अजीबोगरीब किस्म के फोबिया का शिकार है। इनके अंदर बिल्कुल ठहराव और एतमाद नहीं है जो हुक्मरान के अंदर होना चाहिए। और मजे की बात यह है कि टाउटों की ड्यूटी लगाई गई है कि जैसे ही शहबाज शरीफ किसी के साथ हाथ मिलाए आपने रोला डाल देना, लो जी मुल्क की इज्जत होगी, मुल्क की इज्जत होगी, मुल्क की इज्जत होगी।